हम जानते हैं किसी स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर। अगर उस पॉइंट O से उस पॉइंट P की डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और अगर हम सरफेस पे आ जाते हैं तो कैपिटल R लगा देते हैं फॉर्मूले में, और अगर हम सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे आवेश की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कराए थे गॉस लॉ के बारे में। आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं इस गॉस लॉ चैप्टर पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल। खास बात यह है कि मैं जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं ये न्यूमेरिकल होंगे आपके एनसीईआरटी की बुक की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग का पेपर फट गया है, इसी का मैं बुक का यूज करने वाला हूं। इसमें मैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं और न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में स्टार्ट करने वाला हूं। न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ ऊपर लिखे हुए आते रहेंगे, तो आप उन लोगों को भी, उन क्वेश्चंस को भी लगातार देखते रहेंगे कि किस तरीके से मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखें, एयर में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे दो छोटे चार्ज स्फीयर पर सिमिलरली 2 into 10 to power -7 कूलाम एंड 3 into 10 to power -7 कूलाम चार्ज है, उनके बिटवीन वर्क करने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए बच्चों देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज हम 1.1 से। तो 1.1 में सबसे पहला जो हमारी कंडीशन होती है, हमको ये लिखना होता है भाई कि हमको न्यूमेरिकल में क्या क्या क्वांटिटीज दे रखी हैं। सबसे पहले हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं और मार्कर को जेब में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वायु एयर में सबसे पहली बात हमारे पास 2 चार्जेस हैं। देखो बच्चों, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। अब उसने कहा ये जो चार्जेस हैं हमारे एयर में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा इसमें उसने ये कहा है कि ये चार्ज स्फीयर है। क्या है आपके? ये चार्ज स्फीयर है जिनकी वैल्यू है दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसने 2 into 10 to power -7 कूलाम और दे रखी है 3 into 10 to power -7 कूलाम। अब इसके बाद उसने कहा इनके बीच वर्क करने वाला फोर्स कितना होने वाला है बच्चों। तो देखते हैं। अब सबसे पहली बात हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, राइट डाउन कर लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। 2 into 10 to power -7 कूलाम, और जो Q2 की वैल्यू है वो दे रखी है हमको 3 into 10 to power -7 कूलाम। अब ये क्या है? दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस, और दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या लेट करते हैं? स्मॉल r। तो देखते हैं यहाँ पर स्मॉल r, बेटा देखना ध्यान से, 30 into 10 to power -2 मीटर। हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा या 10 to power -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो पद्धतियां चेंज की हैं, सिस्टम का जो चेंजिंग किया है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपकी अपलोड कर दी है, जिसको आप ऊपर डिस्क्रिप्शन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में। तो देखें बच्चों, यहां तक हमने r की वैल्यू राइट डाउन कर दी, 30 into 10 to power -2 मीटर। अब उसने कहा इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करो, यानी क्या करना अपन लोगों को, इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स को फाइंड करने के लिए हम एक बात देख लेते हैं। हमारे पास कभी भी दो चार्ज होते हैं या दो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पर कूलाम्स लॉ लगाया जाता है। कूलाम्स लॉ क्या होता है हमारा? F is equal to 9 into 10 to power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद यहां हमें सारी वैल्यूज लगा देनी है। चलिए बच्चों यहां पर एक लाइन खींच देते हैं पहले, इसको सॉल्व करने से पहले। F इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, F इज इक्वल टू 9 into 10 to power 9। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यूज कितनी है। तो Q1 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? 2 into 10 to power -7 लगाते हैं यहाँ पर।
2 इंटू 10 टू पावर -7। अब लगाते हैं अगली वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर -7, 3 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन में क्या आएगा इसके आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 30 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। लगाते हैं बच्चों यहाँ पर 30 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। अब लगा देने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों कभी भी फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले अपन लोगों को फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना होता है, हम लोगों को जो पावर दी होती है ना उसको सॉल्व करना होता है। जो प्लस की पावर होती है उनको आपस में ऐड कर लो, जो माइनस की पावर होती है उनको आपस में ऐड कर लो, फिर उनको सॉल्व करो पावर को लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो यहां देखें हमारे पास एक तो 9 है, हमारे पास एक 2 है और हमारे पास एक 3 है। न्यूमेरिक वैल्यू को हमने अलग राइट डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखें प्लस के 9 तो हमारे पास ऐसे ही बच गया, -7 10 टू पावर -14 हो गया। अपॉन में आएगा 30 का स्क्वायर, ना कीजिएगा 30 का स्क्वायर नहीं करना है। देखिए बच्चों ये प्लस का 1 0 और ये माइनस के 2 0, ध्यान देने वाली बात है। प्लस का 1 0 और ये माइनस का 2 0, तो कितना बचा माइनस का 1। इसका मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 इंटू 3 इंटू 9 प्लस के और माइनस के 14, कितने बचेंगे 10 टू पावर -5 अपॉन में 3 3 जा 9 इंटू 10 टू पावर -2। स्क्वायर करने पर जो पावर होती है ना वो ट्वाइस हो जाती है, मींस दोगुनी हो जाती है। अब इसके बाद देखें 9 2 जा 18 यानी 9 दूनी 18, 2 3 जा 6, 2 3 6, पावर ले जाते हैं हम ऊपर, कितनी हो गई 10 टू पावर -5 और -2 कैसी हो जाएगी ऊपर जाकर के प्लस की। ध्यान दें अगर पावर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, अगर नीचे प्लस की है तब ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की। F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर बच्चों कितनी बची माइनस के 5 और प्लस की 2, तो F इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 10 टू पावर -3 और यूनिट इज न्यूटन। तो इस तरीके से आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। बट अभी तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने और क्या पूछा है, पूछा नहीं है बट हम इसको बताएंगे। ये जो फोर्स है बच्चों इन ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है जो कि ऑलरेडी चार्ज है Q1 Q2 के जरिए, बताइए इनके बीच में जो ये फोर्स होगा इसका नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति होने वाली है अट्रैक्शन। इट मींस दैट हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहां पर आकर्षण, या कैसा फोर्स है ये वाला आपका अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरीके से आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो देखें बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, लगाए गए हैं। तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया है इसमें जो यूज किए गए फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का मैं एक PDF तैयार करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि आप वहां से उन फॉर्मूलों की लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि जब आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड प्रॉब्लम की। हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है ये है आपकी 1.2। तो 1.2 को हम चेक करते हैं। 0.4 माइक्रो कूलम चार्ज के किसी स्मॉल स्फेयर पर किसी अन्य स्मॉल चार्ज स्फेयर के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है। यदि एक चार्ज और है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 0.8 माइक्रो कूलम। नंबर 1, दोनों स्फेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और सेकंड स्फेयर फर्स्ट स्फेयर पर कितना फोर्स लगा रहा है। ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। तो पहली बात क्या, हमारे पास जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, राइट डाउन करते हैं 0.4 माइक्रो कूलम, ये हमारा फर्स्ट चार्ज है। आगे उसने कहा किसी अन्य आवेशित गोले के कारण, यानी ये भी एक चार्ज स्फेयर है हमारे पास, ध्यान दे बच्चों, और एक स्फेयर हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसने कह दिया कि जो 0.4 माइक्रो कूलम का जो चार्ज स्फेयर है किसी दूसरे स्फेयर पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी इन दोनों के बिटवीन में जो फोर्स है हम अपन लोगों के पास वो है 0.2 न्यूटन। अब उसने कहा कि अगर सेकंड चार्ज की वैल्यू
0.8 माइक्रो कूलाम है, तब आपको ये फाइंड करना है कि दोनों चार्ज स्फीयर के बीच की डिस्टेंस थी कितनी। पहले हमको ये फाइंड करना है। ये हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन होगा। स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या हम कह सकते हैं स्मॉल r, ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। देखें यहां पर, तो Q1 कितना आप लोगों के पास, ये है आपके पास Q1 की वैल्यू, और ये है आपके पास Q2 की वैल्यू। देखें यहां पर 0.4 माइक्रो कूलाम, या इसको हम चेंज कर सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू पावर -6, क्योंकि जब भी माइक्रो की बात होगी बच्चों तब हमें लगाना पड़ेगा 10 टू पावर -6, जैसे कि मैंने पीछे लगा दिया है। अब आगे देखें, Q2 इज इक्वल टू है 0.8 माइक्रो कूलाम, या इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कूलाम में। देन Q2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम। यहां तक हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कर देने के बाद फोर्स कितना है इनके बिटवीन, F इज इक्वल टू है 0.2 न्यूटन। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इनके बिटवीन जो ये फोर्स वर्क कर रहा है इसका नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो आप लोग सिंपल से बताएंगे, ये भी प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है। इट मींस दैट दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, मींस आकर्षण बल लगेगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल लगेगा यहां पर। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं था, बट हम लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब फाइंड करना अपन लोगों को r, स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बिटवीन में लगने वाले फोर्स को हम केवल और केवल कूलाम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। तो कूलाम्स लॉ क्या है हमारा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। फॉर्मूला तैयार कर देने के बाद यहां से आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले देखें, r स्क्वायर को आप ले जाओ f के प्लेस पर और f को ले जाओ r स्क्वायर के प्लेस पर, बताओ कितना हो जाएगा। तो ये तैयार हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन F। हमने प्लेस चेंज कर दिया R और F का। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए। क्या चेक करेंगे बच्चों आप लोग, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि Q1 की वैल्यू कितनी है और Q2 की वैल्यू है कितनी हमारे पास। तो ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ Q1, कितनी है वैल्यू हमारे पास, 0.4 इंटू 10 टू पावर -6। द वैल्यू ऑफ Q2 कितनी है आप लोगों के पास, 0.8 इंटू 10 टू पावर -6, और इसके अपॉन में क्या आएगा, F। चेक करते हैं F की वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन। तो बच्चों सारी वैल्यू हमने यहां पर लगा दी है। अब फिर वही सॉल्व करने की प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, प्लस में प्लस पावर ऐड कर लेंगे, माइनस में माइनस पावर ऐड कर लेंगे, और उसके बाद सारी पावर को एक साथ सॉल्व करेंगे। देखें यहां पर R स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक बात ध्यान दें, अगर कोई क्वांटिटी कट हो रही हो, कैंसिल हो रही हो, तो उसको हम कैंसिल भी कर देंगे। देखें यहां पर जैसे कि 2 2 जा 4, 2 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखें हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचा और 0.8 बचा। 2 इंटू हमारे पास बचा 0.8। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी बची हमारे पास क्या, हाँ बिल्कुल बची, हमारे पास बचा 9। अब 9 बच जाने के बाद अब सिर्फ यहां पर पावरों का खेल है। तो चेक करते हैं 10 टू पावर कितनी है हमारे पास, 9 है, 10 टू पावर 9। राइट डाउन कर देने के बाद अब चेक करते हैं, देखिए बच्चों, माइनस का 6 माइनस का 12, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम पावर को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं यहां पर। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 जा 18, यानी 18 इंटू 0.8 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस की 12 और प्लस की 9। तो कितना बचा हमारे पास बचा माइनस का 3, 10 टू पावर -3। एक काम यह है कि हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या एक काम यह है इसका हम रूट ले सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। देन R इज इक्वल टू रूट आ गया आपके पास। देखें 18 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर -3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ज्यादा कठिन तरीके से नहीं, बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट हटेगा और यहां पर 10 हो गया, यानी 10 की पावर +1 हो गई। अब 10 की पावर +1 को आप लोग ऊपर ले जाइए,
पावर कितनी हो जाएगी 10 टू पावर -1, और 10 टू पावर -1 ऊपर पहुंच चुकी है, और 10 टू पावर -3 ऑलरेडी हमें दे रखी है। तो 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर -1 हो जाएगी कितनी हमारे पास 10 टू पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -4। और इसके अलावा एक काम और कर लेते हैं, जो हमारा 18 है ना, 18 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में। देखिए किस तरीके से, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। अब इसके बाद R इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 2, और 8 को भी आप 2 के स्टेप में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -4। देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से हमने कर दिया। क्यों किया? ताकि हम जानते हैं भाई रूट जो हम लेते हैं ना, तो हमें 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है रूट से बाहर निकालने के लिए। चेक करते हैं, R इज इक्वल टू, देखिए 9 का रूट कितना हो गया 3, इन 2 का रूट कितना हो गया 2, इन 2 का रूट कितना हो गया 2, और जितनी पावर होती है ना रूट लेने पर उसकी हाफ रह जाती है, यानी 10 टू पावर -2 हाफ रह गई। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया अपन लोगों के पास 4, और 4 3 जा 12, तो कितना निकल के आया आपके पास R इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन। तो इस तरीके से न्यूटन तो आएगा नहीं, सॉरी बच्चों, यहां पर आएगा आपका मीटर। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस मीटर फाइंड कर सकते हैं, या आप 10 टू पावर -2 से इसमें मल्टीप्लाई करके 0.12 मीटर भी इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम मूव हो जाते हैं। इसको साफ कर देने के बाद, थोड़ी मेहनत लग गई साफ करने में, एक्चुअल में बोर्ड हमको चेंज करना पड़ेगा अपना। चलिए, लॉकडाउन के बाद सबसे पहले बोर्ड चेंज करेंगे। तो बच्चों ठीक है, मूव ऑन प्रॉब्लम नंबर 1.3। जो हमारी प्रॉब्लम है 1.3, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा जांच द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा ये फिक्स कीजिए कि एक इक्वेशन दे रखी है इसने, क्या दी है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, और दे रखा अपन लोगों को एम पी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं है, ऐसा हमको फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको जरा सा सही कर लेते हैं। ठीक, मतलब कैसे करेंगे इसको, डायमेंशन नहीं है ना, ये हमको फाइंड करना है। चलिए, जैसे कि ये के ई स्क्वायर, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस बात पे, ये फॉर्मूला होता किस चीज का है, चेक करते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू, सॉरी 9 इंटू 9 नहीं लगाना है, इससे बहुत उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों इस बात पे बिल्कुल। तो F इज इक्वल टू, इसकी जगह पहले हमने क्या लेट किया था, स्मॉल के। ठीक है, जो ऊपर आ गया हमारा स्मॉल के, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये वाला फॉर्मूला कुछ कुछ इस वाले फॉर्मूले से कनेक्टेड है। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें R स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, बट इसमें R स्क्वायर आ रहा है, बट इसमें R स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दें, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम नीचे वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये शॉर्ट व्यू ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको शो भी कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो बोथ में R स्क्वायर आता है, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो वहां क्या होगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अगर इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूं इस तरीके से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन्हें आपस में हम कर देते हैं डिवाइड, देन फॉर्मूला ये F1 ये F2, तो F1 अपॉन F2। तो ध्यान दें बच्चों, पहले क्या आएगा हमारे पास K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ध्यान दें बच्चों, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, R स्क्वायर ऊपर, और GM1 M2 आ गया आपका नीचे। तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, और फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर करते हैं इसको। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बचेगा अपन लोगों के पास, बच जाएगा K। पहले आएगा K Q1
Q2 अपॉन, देखिए बच्चों ध्यान से, अपॉन में क्या है हमारे पास G M1 M2। अब देखें जिसकी डायमेंशन ये फाइंड करवा रहा है, ये फॉर्मूला लगभग सिमिलर है। वह फर्क किस बात का है कि भाई इसने Q1 Q2 नहीं लगाया, इसने क्या लगाया है भाई, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू स्मॉल e, और ये काम और किया इसने M1 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और M2 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसके बाद ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास, K E इंटू E। क्या बना बच्चों, E इंटू E, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास E स्क्वायर। अब नीचे बढ़ते हैं, G ये हो गया ME और ये हो गया आपका MP। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हालांकि इसने ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसकी डायमेंशन फाइंड नहीं करेंगे। मालूम पड़ा कि आपने फोर्स की डायमेंशन फाइंड कर दी और उसके बाद आपने कह दिया कि ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, MLT-2 आपस में कैंसिल और ये फॉर्मूला इसके इक्वल है। इट मींस दैट ये एक विमाहीन राशि है, यानी एक ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। या आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, जैसे कि अब हमें ये मालूम पड़ चुका है कि ये जो रेशियो है ना, फोर्सेस का रेशियो है, इसका रेशियो है हमारा फोर्सेस का। अगर यहां आप F फोर्स की क्वांटिटी लगाएं डायमेंशन MLT-2 और यहां भी क्या लगाएंगे आप MLT-2, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया K E स्क्वायर GME इंटू MP। तो आप देखें ध्यान से, यहां ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन K E स्क्वायर अपॉन GME इंटू MP इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, या फिर इसको हम कहते हैं विमाहीन। अदरवाइज आप एक काम और ये भी कर सकते हैं कि भाई स्मॉल e की डायमेंशन लगा दें, आप कैपिटल G की डायमेंशन लगा दें, ME की लगा दें, MP लगा दें। जैसे कि चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT, कैपिटल G की डायमेंशन क्या होती है, M-1 L3 T-2, मास की क्या होती है, M, मास की क्या होगी, M। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड यूज किया है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा है बच्चों इसने, सेकेंड पार्ट में इसने कहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके, यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो टेबल है उसको देख करके इसकी रेशियो की वैल्यू भी बताइए। इसके रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके रेशियो की वैल्यू। ठीक है, यहां फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक काम करें, पहले इसको क्लीन कर देते हैं क्योंकि स्पेस यहां थोड़ा कम बचा हुआ है। तो इसको क्लीन कर देने के बाद देखिए बच्चों, सबसे पहला काम हमारा राइट डाउन करते हैं। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को, क्या निकल के आया था इसका, के ई स्क्वायर और क्या था GME और क्या था MP। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर। तो K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों के पास, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके बाद कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों के पास, कितनी होती है बताइए, 6.6 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलिए ये बात भी ठीक है यहाँ तक। स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये मतलब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, बट इनका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस माइनस का होता है। जैसे कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसलिए स्मॉल e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसके अलावा कैपिटल G की वैल्यू हो गई, स्मॉल e की वैल्यू हो गई, K की वैल्यू हो गई, Me इलेक्ट्रॉन का मास, Me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। अब हम किसकी बात करेंगे, MP की, प्रोटॉन के चार्ज की। MP इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इनको। तो हमारा जो बनेगा फॉर्मूला F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर थोड़ा हम स्केच चेंज कर लेते हैं क्योंकि स्केच की जो इंक है थोड़ी डाउन होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद लगाते हैं फॉर्मूला। की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है बच्चों, ई स्क्वायर, तो ये रहा हमारे पास ई, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का होल स्क्वायर। अब इसके अलावा अपॉन में क्या अपन लोगों के पास कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर -11। अब इसके अलावा हमारे पास एमई की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 और इंटू में इसके अलावा एमपी की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। अब सारी वैल्यूज हमने यहां पर लगा दी हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, हम पावर्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। देखें किस तरीके से, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, देखें 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1.6 इंटू 1.6, फिजूल में स्क्वायर करने की कोशिश ना करें। 10 टू पावर -38, क्योंकि स्क्वायर करने पर पावर जो होती है वो ट्वाइस हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है। अपॉन में क्या आएगा इसके बाद 6.6, फिर क्या है 9.1, फिर क्या है 1.67। पहले हमने सारे मैथमेटिकल स्टेप को लिख दिया, अब लिखेंगे हम सारे के सारी पावर्स को। कितनी पावर है हमारे पास 10 टू पावर -11, फिर कितनी है 10 टू पावर -31, फिर कितनी है 10 टू पावर -27। अब करते हैं सॉल्व। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, ऊपर पावर कितनी हो गई माइनस के 38 और प्लस के 9, कितना बचा माइनस का 29 बचा ऊपर। देखें 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -29 बजाने के बाद अब नीचे राइट डाउन करते हैं 6.6 इंटू 9.1 इंटू 1.67। सबसे पहले हम इन पावर्स को ऐड करते हैं। कितनी कितनी है अपन लोगों के पास, माइनस की 11 है, माइनस की 31 है और माइनस की 27 है। इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 7 8 9, 2 और 3 5 और 1 6, तो माइनस का 69 पावर हो गई अपन लोगों के पास। लिख देते हैं यहां पर हम 10 टू पावर -69। अब पावर जो माइनस की है इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये पावर कैसे हो जाएगी प्लस की, तो कितना हो जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू पावर कितनी थी 10 टू पावर -29, ऊपर ले जाओ कितनी हो जाएगी 10 टू पावर +69। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 6.6 इंटू 9.1 इंटू 1.67। अब सबसे पहले हमें पावर्स को सॉल्व करना है, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.56 पावर। अब देखिए यहां पर 69 पावर है प्लस की और माइनस की 29, तो देखिए 9 में से 9 का कितना बचा 0 बचा, 6 में से 2 कितना बचा 4, यानी प्लस की 40 पावर बची हमारे पास। राइट डाउन कर देते हैं यहां पर 10 टू पावर 40। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 6.6 इंटू 9.1। अब देखिए बच्चों इसके बाद हमारे पास कोई क्वांटिटी इसमें रह तो नहीं गई है, क्वांटिटी हमारे पास ये रह गई है इसमें 1.67 जो यहां पर आ गई, नीचे नहीं आ पाई, नीचे राइट डाउन कर देते हैं 1.67। तो 1.67 लिख देने के बाद अब ध्यान दें इस बात पर, यहां आप पॉइंट से पॉइंट यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं। और कर देने के बाद अब पावर बची है आपके पास, तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को। एक काम ये कर लेते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इस तरीके से कर सकते हैं। और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास बचा 3, 11 थोड़ा ऊपर कर लो बच्चों, 3 इंटू 128 इंटू 10 टू पावर 40 अपॉन में क्या बचा आपके पास 11 इंटू 91 इंटू 1.67। ऊपर वाली क्वांटिटी 3 इंटू 128 अपॉन में 11 इंटू 91 इंटू 1.67। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दीजिए, तब आपका निकल के आ जाएगा रेशो जो कि इसने हमसे मालूम करवाया था। और इसका जो आंसर है ना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखा देना, अगर सॉल्व नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसके,
थर्ड पार्ट में उसने कहा ये बताइए कि ये रेशो हमको क्या बताता है, ये रेशो हमको क्या बताता है। ध्यान दें, मैंने ये जो रेशो निकाला है किसके फॉर्म में से निकाला है? फर्स्ट आई हैव यूज्ड कूलम्ब्स लॉ, सेकंड आई हैव यूज्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यानी मैंने कूलम्ब्स लॉ के इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के ग्रेविटेशन फोर्स का जो इक्वेशन है दोनों को आपस में डिवाइड किया है। अगर आपसे वो कह रहा है कि क्या देखा है तो आप बताएंगे यह इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशो को दिखाता है। ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को दिखाता है। ये इसका थर्ड आंसर बन गया। नाउ मूव ऑन टू 1.4 प्रॉब्लम। तो हमारी 1.4 प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम चेक कर लेते हैं तुरंत आज में। तो हमारी ये जो 1.4 प्रॉब्लम है इसी की तरफ मूव हो रहे हैं। 1.4 प्रॉब्लम, तो हमारी जो प्रॉब्लम है अब नेक्स्ट है 1.4। तो 1.4 प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, राइट डाउन। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल चार्ज क्वांटिनाइज्ड है। इस प्रकथन से क्या समझते हैं? इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं बताएं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इन्होंने कहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल चार्ज क्वांटिनाइज्ड है। इसका कथन का अर्थ क्या है? स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं? बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है स्मॉल ई का परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो 1.602192 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब से वो कम नहीं होने वाला। जब भी होगा वो इसके क्वांटिटी के रूप में होगा। इट मींस दैट 2e 3e 4e परफेक्ट मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज किया जाता है तो वो कैसा होता है? क्वांटिनाइज्ड होता है। इट मींस दैट उस पर जो चार्ज होगा ना स्मॉल ई का परफेक्ट मल्टीप्लायर होगा। ये आपका हुआ फर्स्ट पोर्शन का आंसर। सेकंड में क्या कहा इसने? स्थूल अथवा मैक्रो, स्थूल मतलब मैक्रो, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा मैक्रो स्टेज और हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर, यानी हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस से अगर हम उसकी कंपैरिजन करेंगे तो हम क्वांटिनाइजेशन को निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा चार्ज देते हैं तो उस बहुत ज़्यादा चार्ज की कंपैरिजन जब हम क्वांटिनाइजेशन से करते हैं तो क्वांटिनाइजेशन को हम निग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? तो बच्चों ध्यान दें, पहले बात तो स्मॉल ई है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602192 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये मिनिमम से मिनिमम चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये मिनिमम से मिनिमम चार्ज है। इससे मिनिमम चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा चार्ज देते हैं तो उस बहुत ज्यादा चार्ज की अगर हम कंपैरिजन करें इस बहुत ही कम चार्ज से, तो इस बहुत ज्यादा चार्ज को हम इससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो चार्ज होगा ना, जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो क्वांटिनाइजेशन को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि क्वांटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज आपका 1e 2e 3e 4e 5e के रूप में होगा, बट जो आपका मैक्सिमम चार्ज है इट इज नॉट कंसीडर एज ओनली 1e 2e 3e 4e। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हालांकि इसमें स्मॉल ई हमेशा कंबाइंड रहेगा, शामिल रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैक्सिमम चार्ज है आपका वो 2e 1e 3e के रूप में होगा। इसलिए कभी कभार जब मैक्रो स्टेज की बात होती है, जब बहुत बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, तो वहां पर क्वांटिनाइजेशन को इतना बड़ा कोई महत्व या फिर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगला इसने 1.5 प्रॉब्लम में हम लोगों को बताया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, यानी व्हेन ए ग्लास रॉड वी रब ऑन ए क्लोथ लाइक रेशम, तो दोनों पर आवेश आ जाता है, दोनों क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए ये परीक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार समझ सकता है? देखिए ऐसा है, जब किसी भी ग्लास की रॉड को किसी भी क्लोथ पर हम रब करते हैं तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। तो इसी मेथड का यूज करते हुए और चीजों की भी बात की जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम कंघे से अपने हेयर को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तब भी यही होता है। हम बलून को अपने हेयर पर रब करके दीवार पर चिपका देते हैं, तब भी यही होता है। तो क्या ये बताइए कि इसमें
आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन का कहीं कोई रोल है भी या हम ऐसी बात कर रहे हैं यहां पर? ठीक है, तो उत्तर बताते हैं इसका। बच्चों, सबसे पहली बात, जब आप गिलास की स्टिक को रगड़ते हैं किस पर, ऊन पर, या कह सकते हैं किसी भी क्लोथ पर, या फिर हम किसी भी कंघे को लेकर के रगड़ते हैं बालों पर, तो होता क्या है? अगर आपने गिलास की रॉड को कपड़े पर रगड़ा तो एक पर आता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर आता है नेगेटिव चार्ज। यानी एक के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी एक से जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं दूसरे पे इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो यहां बॉस इस बात को कहने का कोई मतलब ही नहीं होता कि यहां पर चार्ज खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बल्कि चार्ज जो है अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है। यानी ग्लास टू क्लोथ और क्लोथ टू ग्लास ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर रगड़ते हैं, सिमिलरली टू एग्जांपल ऑफ ग्लास एंड क्लोथ, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज खत्म नहीं होता, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बल्कि वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइक आप ग्लास की रॉड क्लोथ पर रगड़ रहे हैं ना, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट का जितना चार्ज नेगेटिव वाला घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का उतना ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट इट्स फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के संरक्षण के लॉ को ये फॉलो करता है। इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको 1.5 प्रॉब्लम तक सॉल्व करा दिया है। ये एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है इसमें मैं एक्सरसाइज नंबर 1 करा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैं आप तक आसानी से लगातार पहुंचाता रहूं।